बीटा एकेडमी में स्वागत है आपका। इस ऑडियो में हम आपको आईटी टूल दैट इज़ M1 R5 कोर्स का 30 नंबर का मटेरियल बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है कंप्यूटर का जुड़ाव, कि हम दो कंप्यूटर को क्यों जोड़ें, कैसे जोड़ें। तो जब विभिन्न प्रकार के हम कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, कंप्यूटर को जब जोड़ देते हैं विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को, तो उसे कहते हैं एक नेटवर्क, कि नेटवर्क बन गया। नेटवर्क मतलब क्या होता है? जैसे LIC वाले नेटवर्क बना देते हैं। वो क्या करते हैं कि अब इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि भाई मैंने तुझे बताया तो उससे बता पॉलिसी चैन जोड़ देते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर में टाइपिंग सेंटर में जुड़े होते हैं, साइबर कैफे में जुड़े होते हैं कंप्यूटर, या एक लैब में जुड़े होते हैं। तो नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़ जाते हैं, यानी जानकारी शेयर करने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को आप एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ते हैं, उसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेसिकली 3 प्रकार के हम नेटवर्क पढ़ेंगे। लैन हो गया, मैन हो गया, और तीसरा हो गया हमारा वैन। लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ये ऐसा नेटवर्क जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी स्थानीय जगह पर जुड़े। ध्यान रखिएगा, शब्दों का ध्यान रखिएगा। स्थानीय जगह पर अगर कंप्यूटर जुड़ते हैं स्थानीय जगह पर, तो उसे कहते हैं लोकल नेटवर्क। इसमें कंप्यूटर किसी बिल्डिंग में भी जुड़ सकते हैं। किसी बिल्डिंग में जो कंप्यूटर जुड़ते हैं उसे कहते हैं लोकल नेटवर्क। तो इसका जो हम डायग्राम बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये सिस्टम जुड़ गए, ये सब सिस्टम हो गए, ये सब सिस्टम हो गए। हम 4-5 सिस्टम जोड़ के बना सकते हैं एक लाइन के द्वारा, जैसे कि बस टोपोलॉजी सिस्टम जुड़ते हैं। तो ये हो गया लैन, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर कंप्यूटर को जोड़ना है तो ऐसे सर्किलिंग डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि हम ये सर्किल हो गया, 4 कंप्यूटर का ये हो गया। तो हम इसमें हम कंप्यूटर हब के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। ये जो जोड़ने वाली डिवाइस होती है हब, नेटवर्क डिवाइस हब होती है। दूसरा हो गया मैन। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर जब किसी शहर में जुड़े, जब किसी शहर सिटी में जुड़ते हैं तो हम कहते हैं मैन हो गया। इसमें डायग्राम ऐसी बनाओगे सेम जैसे लैन का बना दिया है। इसमें हम लगा देंगे स्विच, केवल स्विच का हम प्रयोग करेंगे। बाकी सेम डायग्राम 4 कंप्यूटर हमने बनाए, डब्बे 4 कंप्यूटर बना दीजिएगा, बीच में स्विच लगा दीजिएगा। स्विच देखने में दोनों ऐसे ही होते हैं, हब और स्विच। ठीक। तो अब तीसरा हमारा नेटवर्क क्या हो गया? वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब कंप्यूटर किसी देश में जुड़ते हैं, यानी कंट्री, किसी देश की बात आए, तो इसमें हम जो बनाएंगे कंप्यूटर जोड़ेंगे, तो इसमें जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर ये हो गया सिस्टम, और फिर एक कंप्यूटर सिस्टम ये हो गया, ये राउटर से जुड़े हुए हैं, और ये राउटर हो गए, ये राउटर। तो सर्किल के अंदर क्रॉस लगा राउटर बना देते हैं। तो एक कंप्यूटर ये हो गया ठाकुरद्वारा में, और एक कंप्यूटर हो गया हमारा दिल्ली में, ये दिल्ली में हो गया। तो इसके बीच राउटर लगे हुए हैं, अलग अलग शहर से डेटा होकर जाएगा। जैसे ये हो गया ठाकुरद्वारे का, ये मुरादाबाद का राउटर हो गया, अमरोहा का, गजरोला का, गाजियाबाद, कैसे राउटर हो गए। तो राउटर का थ्रू डेटा आता है किसमें? वाइड एरिया नेटवर्क में। 3 प्रकार के नेटवर्क हो गए। सिंपल से हम डायग्राम बना देंगे कहाँ कहाँ जुड़े होते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सा भैया कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था करना, कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की हम कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो टोपोलॉजी शब्द प्रयोग होता है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। यानी कंप्यूटर को आप यदि किसी स्थानीय जगह पर जोड़ते हैं, अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी भैया बेसिकली 5 प्रकार की होती है। पहले क्या हो गया भैया? बस टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, कंप्यूटर हमारे जुड़े होते हैं सीधे, जैसे बस होती है ना सीधी, तो एक बस के रूप में कंप्यूटर हमारे सीधे जुड़ जाते हैं। केवल बस के रूप में कंप्यूटर हमारे सीधे जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारी बस टोपोलॉजी हो गई सीधे। तो ये बस क्या है? बस होती है हमारी वायर्स, जो बीच की वायर्स होती हैं, इसे कहते हैं बस, यानी सेट ऑफ वायर्स को हम बस कहते हैं। तो इसमें नया कंप्यूटर जोड़ना घटाना आसान होता है, वायर उतनी काट जुड़ जाएगा। दूसरी टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या होते हैं? कंप्यूटर जुड़ते हैं एक घेरे के रूप में। सब कंप्यूटर जुड़ जाते हैं किसके अंदर? एक घेरे के रूप में। तो ये डायग्राम हो गया। तो ये कंप्यूटर, इसमें दिक्कत क्या होती है? अगर कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया तो क्या होगा? दिक्कत हो जाती है। अगर कोई कंप्यूटर हमारा ख़राब हो गया तो उसका अटैचमेंट करना, उसको हटाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, वो नेटवर्क ख़राब हो जाता है। तीसरी हमारी टोपोलॉजी हो गई रिंग के बाद स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इसमें कंप्यूटर हमारे जुड़ते हैं किस रूप में जुड़ते हैं? इसमें कंप्यूटर हमारे स्टार के रूप में जुड़ते हैं। ये स्टार के रूप में बीच में लगा क्या होता है? वही हब लगा होता है। तो इसमें क्या है, हमारा केंद्रीय हब ये फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो आपको चित्रों को ध्यान रखना है।
चित्रों को दिमाग में डाल लीजिए, थ्योरी बनाकर आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाओगे। डायग्राम अच्छे बनाइएगा, बस बात खत्म। फिर आपको क्या होता है, 3 टोपोलॉजी हो गई। चौथी टोपोलॉजी क्या होती है, हम ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है, स्टार का परवर्तित रूप होता है। कैसे इंप्रूवमेंट होता है इसका, देखो स्टार ट्री टोपोलॉजी में, जैसे ये हो गया एक ब्रांच में, इधर कंप्यूटर जुड़ गए, इधर जुड़ गए, इधर जुड़ गए, तो यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ऐसी एक इधर हो गया। अगर हॉस्टल में ये जुड़ गए, मतलब अलग अलग ब्रांचेस ग्रुप में जो है, गूगल में आप डालेंगे ना टॉपिक ट्री टोपोलॉजी, अच्छा सुंदर डायग्राम आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मुझसे आप आइडिया लीजिए बस। तो ट्री टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी का इम्प्रूवमेंट है, एक्सटेंडेड रूप है। इसमें कंप्यूटर एक ट्री की शाखाओं के रूप में जुड़ते हैं। अगली 5वीं हो गई हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी सबसे ड्यूरेबल रिलायबल टोपोलॉजी होती है। इसमें सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, डायरेक्ट वायर के द्वारा जुड़ते हैं, डायरेक्ट वायर के द्वारा। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा n-1/2 वायर्स की संख्या निकालने का। जैसे 4 कंप्यूटर हैं तो आप इसका फॉर्मूले में आप पुट के 4 गुणा 4-1/2 यानी कि 12/2, यानी कि कितनी हो गया, नहीं 4, हाँ 4 12 6 वायर्स होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 वायर्स होंगी। तो ये आपकी हमारी होगी टोपोलॉजी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट कंसेप्ट और इंटरनेट का हिस्ट्री वगैरह। तो देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंटरनेट कहाँ से आया, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। इंटरनेट का कंसेप्ट, इंटरनेट हिस्ट्री, इंटरनेट आया कहाँ से। देखो इंटरनेट जो है, इंटरनेट आया कहाँ से है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, अमेरिका की रिसर्च एजेंसी थी एक, उसका नाम था डार्पा। फुल फॉर्म क्या थी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अमेरिका ने कहा कि एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जिससे सैनिकों को आने जाने में परेशानी ना हो, मतलब आसानी से लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो इसने क्या करा, इस एजेंसी ने एक नेटवर्क बना दिया, तो जिसे बाद में इसने इसको दे दिया आरपा को, आरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करा, इसने और काम करा, फिर इसको दे दिया एनएसएफ को, नेशनल साइंस फाउंडेशन, एनएसएफ को दे दिया। तो इन 3 एजेंसी से ये हमारा नेटवर्क डेवलप होकर आया, जिसे कहा गया इंटरनेट। इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे पहली विशेषता हम पढ़ लेते हैं, इंटरनेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, यानी एक जटिल नेटवर्क है, इसे लैन मैन वैन इन सबसे मिलकर बना होता है। दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं कि वाइडली स्कोप, भाई इसका वाइडली स्कोप है। अब इससे मजदूर तक इंटरनेट चला रहा है और पूरे संसार में सर्वे हुआ है, तो भारत सर्वाधिक डेटा कंज्यूम करने वाला देश बना है। हमारा देश सर्वाधिक डेटा कंज्यूम करने वाला, भाई ये ऐसा देश है यहाँ पोर्नोग्राफी सबसे ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि यहाँ चीज़ें खुली भी नहीं है, लोग ढक्के रहते हैं, लड़के ढक्के रहती हैं, तो पोर्नोग्राफी सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ये क्या होगा, इसकी वाइडली स्कोप हो गया। फिर क्या है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मतलब कि इंटरनेट का एक केंद्रीय कंट्रोल नहीं है। भाई सपोज कानपुर में आप जॉब कर रहे हैं, रिजर्वेशन हो रहा है, आग लग गई तो क्या रिजर्वेशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्वर कहीं से भी काम करेंगे, डिसेंट्रलाइज स्कोप है। तो इसकी 3 क्या होगी हमारी, इसकी विशेषताएँ इंटरनेट की, और भी हमारी विशेषताएँ PDF से आप देख सकते हैं। तो ये भैया इंटरनेट हो गया। www नेक्स्ट टॉपिक है, www टिप्पण लिखने के लिए आता है, फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। यस, तो ये क्या है, ये इंटरनेट की वेबसाइट ओपन करने का एक मानक है। www को बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था, ठीक है। तो इंटरनेट में जितनी वेबसाइट ओपन होती है, खोली जाती हैं, उससे पहले www लगाया जाता है। तो आपको अपनी देसी भाषा में ये जो थ्योरी है हिंदी इंग्लिश मिक्स में जितना आप लिख सकते हैं, यू कैन डिफाइन, आधा पेज लिखो नंबर के हिसाब से, उखाद के हिसाब से उतना पेज भरो, तो वेबसाइट ओपन के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण मार सकते हो, जैसे www.google.com, तो इससे पहले www आया, क्लियर। तो ये एक संस्था है कुल मिला के जो बात है। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वेबसाइट एड्रेस URL। URL से आप क्या समझते हैं, फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट के संपूर्ण एड्रेस को हम क्या कहते हैं, URL कहते हैं। किसी वेबसाइट का जो कंप्लीट पता होता है URL कहते हैं। सपोज दैट कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट सपोज दैट क्या है, उसका कैसे लिखा था, https www.sarkari result.com/,
जैसे कोई डेटा पड़ा 2021 की वैकेंसी है 21 स्लैश क्या है ASI.HTML, जैसे ASI की वैकेंसी है। तो देखो इसमें क्या है, पहला क्या हो गया HTTPS, यानी ये क्या हो गया प्रोटोकॉल नेम हो गया। दूसरा सरकारी रिजल्ट, ये क्या हो गया डोमेन नेम हो गया। तीसरा क्या होगा 2021 डायरेक्टरी पाथ हो गया। चौथा क्या होगा ASI.HTML फाइल नेम हो गया। तो कुल मिला के URL के 4 भाग होते हैं। पहला भाग प्रोटोकॉल नेम, दूसरा भाग डोमेन नेम, तीसरा भाग डायरेक्टरी पाथ, चौथा भाग फाइल नेम। इन चारों को लिख दो कि प्रोटोकॉल वेबसाइट को खोलने के लिए प्रयोग होता है, डोमेन नेम उस वेबसाइट का नाम को परिभाषित करता है, और डायरेक्टरी पाथ क्या होता है, डायरेक्टरी पाथ जिसमें उस वेबसाइट्स का डेटा स्टोर होता है। फाइल नेम वह फाइल होती है जो यूज़र को दिखाई देती है। तो ये हमारा क्या हुआ भैया URL टॉपिक हुआ। नेक्स्ट है IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस के बारे में हमने बताया। IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस फुल फॉर्म क्या होती है। ये IP एड्रेस के द्वारा इंटरनेट पे जो भी उपभोक्ता नेट चलाएगा उसे एक IP एड्रेस मिलेगा, नंबर मिलेगा। IP एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6, 2 प्रकार के होते हैं। IPv4 में क्या होता है, इसका आकार 32 बिट का होता है, याद रखना है। इसका आकार IPv6 28 बिट का होता है। IPv4 में क्लासें होती हैं, A B C D E क्लास होती हैं, और ये क्लास लेस होता है, इसमें कोई क्लास नहीं होती। क्लास A है, इसकी रेंज 0 से 126 होती है। क्लास B है, इसकी रेंज 128 से 191 होती है। क्लास C की रेंज 192 से 223 होती है। क्लास D की रेंज 224 से 239 होती है। क्लास F की रेंज 240 से 255 होती है। ये रेंज होती है, लिख दोगे रेंज होती है। क्लियर? तो इसमें इसी क्लास में 127 नंबर छूट जाता है, तो 127 नंबर को कहते हैं लूप बैक एड्रेस या लोकल होस्ट IP एड्रेस। ये टेस्टिंग के लिए प्रयोग होता है किसी भी डिवाइस की। तो ये हमारा IP एड्रेस टॉपिक हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, IP एड्रेस के बाद देखिएगा ISP क्या होता है। ISP फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। अब फॉर एग्जांपल आप सिम चला रहे हो एयरटेल का, तो आपका ISP कौन हुआ, एयरटेल हुआ। और आप बड़ा फोन चला रहे हो, बड़ा फोन आपका ISP हो गया। तो ISP क्या होता है, यूज़र को इंटरनेट की सर्विस प्रदान करता है। क्लियर? अब है आपका ऐसे ब्राउज़र टॉपिक हो गया। ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं, तो ब्राउज़र क्या होते हैं, ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये करते क्या हैं, ये इंटरनेट चलाने के लिए प्रयोग होते हैं। 2-4 ब्राउज़र का उदाहरण लेते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स लिख दोगे। मोजिला फायरफॉक्स कब बना था, करता क्या है मोजिला फायरफॉक्स, कैसे एक डायग्राम बना दोगे। जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, 2-4 के नाम लिख के थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिख दो कि ये अच्छी वेबसाइट दिखाते हैं, ये बहुत अच्छी सर्च करते हैं, इस तरह कहानी बना लिख सकते हो। तो बस मेन हेडिंग है कि ब्राउज़र आपके सही होने चाहिए, ब्राउज़र के नाम आपके डले होने चाहिए आपकी नोटबुक में। चलिए फिर क्या है आपका सर्च इंजन। नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं, सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट होते हैं जो दूसरी वेबसाइट को सर्च करने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे गूगल है, गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल में आप कुछ भी डालोगे वो सर्च करके देगा नहीं देगा, तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट होती हैं जो अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए प्रयोग होते हैं। तो कुछ सर्च इंजन जैसे क्या हो गया, लाइकोज हो गया। हमारी PDF हम आपको देंगे, उसमें सब टॉपिक मिल जाएंगे, बस रिकॉर्डिंग से आप सुन लेंगे ऑडियो से। लाइकोज हो गया आपका, अल्टा विस्टा हो गया जो सर्च इंजन है, याहू हो गया, जितने याद वो लिख सकते हो सर्च इंजन। अगला हमारा टॉपिक है ईमेल टॉपिक है। ईमेल क्या होता है, तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल क्या होती है, ईमेल एक सर्विस होती है, सेवा होती है जिसके द्वारा आप बहुत ही कम पैसे में संदेश को भेज सकते हैं। तो ईमेल में जो हम भेजते हैं, ईमेल का हेडर होता है। ईमेल का क्या होता है, हेडर। तो इसमें क्या होता है, टू होता है और जो भेजने के लिए होता है सब्जेक्ट होता है, क्या भेजना है, और फिर CC BCC के फील्ड होते हैं, और फिर क्या होती है, बॉडी होती है कि हम ये जो होता है लेखन कार्य क्या लिख सकते हैं। तो
टू में क्या होता है, उस व्यक्ति का नाम होता है जिसको ईमेल भेजी जाती है। सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। अगर आपको इसी मेल की प्रति किसी को भेजनी है तो आप क्या लिखेंगे, सीसी में लिखेंगे। अब एक बीसीसी होता है, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी अगर किसी गुप्त व्यक्ति को आपको ईमेल भेजनी है तो आप उसका नाम क्या में डालोगे, बीसीसी में डालोगे। तो कुल मिला के जो डायग्राम है हम जो आपको भेजेंगे पीडीएफ उसमें है ये। तो ये कुल मिला के डायग्राम को बताना होता है कि ईमेल क्या होती है। इस ईमेल के हेडर को समझाया जाता है कि ईमेल किस फॉर्मेट में भेजी जाती है। तो ये आप लिख के आएंगे, ईमेल वाला क्वेश्चन लिख के आ जाएंगे। जी, उसके बाद क्या है, सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। टेलीग्राम, इसके बारे में पूछ लेगा। रेलवे रिजर्वेशन की पूछ लेगा। IRCTC पूछ लेगा। डिजी लॉकर ई हॉस्पिटल पूछ लेगा। भाई डिजी लॉकर के बारे में कहानी लिख सकते हो कि भारत सरकार की एक सुविधा है, आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट उसमें रख सकते हो, ठीक है। और भारत सरकार ने प्रमोट किया है जिससे कि जो है हमारा पेपर वर्क कम हो यूज़ हो। अब तो कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी कर रही हैं कि जो मार्कशीट दे रही है, जैसे ये है आपका ओ लेवल है, ये हर साल लाखों बच्चा यहाँ से ओ लेवल करता है नाइलेट से, तो मार्कशीट किसी को ना देती है क्योंकि पेपर ख़राब ना करते। ये क्या करती हैं, सॉफ्ट कॉपी भेज देती हैं, अकाउंट में अपना डाउनलोड करो। तो इसका फ़ायदा होता है, ज़रूरत पड़ी तो निकाल लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं तो ऐसे करोड़ों रुपये कागज़ खर्च कर दे, कागज़ खर्च ना करती है। तो अगला हमारा है जैसे कि अब डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के टॉपिक हैं, जैसे OTP क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। ये किस लिए होता है, OTP प्रयोग किस लिए होता है, हम जो बता रहे हैं ये मसाला 30 नंबर का है। OTP वन टाइम पासवर्ड होता है, तो ये किस लिए होता है, यूज़र की सिक्योरिटी के लिए होता है, ताकि यूज़र किसी चीज़ को वैलिडेट कर सके, कोई उसके साथ फ्रॉड ना हो। तो यह एक सुविधा के लिए होता है, फुल फॉर्म याद रखो, वन टाइम पासवर्ड, जिसके द्वारा यूज़र बहुत ही सिक्योरिटी सुरक्षित तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकता है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, बैंकिंग हो गया और भी संस्थाएं, रिजर्वेशन वगैरह, ये सब OTP का प्रयोग करते हैं। UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जितने भी आपके ऑनलाइन ऐप हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब UPI का यूज़ करते हैं। UPI क्या होती है भैया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर आपका AEPS क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे अब तुम्हारे पास आधार कार्ड है, तुम पैसे निकालना है तो AEPS सर्विस है, आप जाएंगे आधार कार्ड लेके, अंगूठा लगाएंगे और पैसे निकाल लेंगे। तो ये टिप्पणी लिखने के लिए आ जाते हैं, ये 20 नंबर के लिए आ सकता है, 10-15 नंबर के लिए आ सकता है। फिर आपका USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा। अब आपका मोबाइल सिंपल है, कीपैड वाला मोबाइल है, तुम कैसे निकालोगे मोबाइल में, कैसे बैलेंस चेक करोगे, तो USSD में नंबर होते हैं, जैसे *99#। तो कुछ नंबर होते हैं हर बैंकों के, कि आप अगर उन नंबरों को दबाएंगे, उसी फ़ोन नंबर के द्वारा जो आपके बैंक में लगा हुआ है, तो आप बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये USSD सर्विसेज होती हैं। फिर आपका होता है POS, पॉइंट ऑफ सेल, जैसे POS मशीनें होती हैं, पेट्रोल पंप पे होती हैं, आप कार्ड स्वैप करो, पैसा ले सकते हो। तो इसके बारे में आप टिप्पणी आधा पन्ना लिख सकते हो। RTGS होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये क्या होता है, ये जो होता है आपका, जब बैंक में आप गए तो बैंक में आपको 4 लाख कहीं भेजना, 4 लाख रुपये, और तुरंत भेजना, तो आप क्या करोगे, RTGS कर दो, मेरे खाते से इस खाते में इतना पैसे ट्रांसफ़र कर दो, RTGS कर दो। तो 5 लाख की लिमिट होती है मेरे ख्याल से, हर बैंक की अलग हो जाती है, तो इसमें बहुत कम समय में पैसा पहुंच जाता है। फिर होता है IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। IMPS जो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। तो ये क्या करता है, अगर तुरंत मोबाइल से पैसा भेजना तो आप क्या करेंगे, IMPS करोगे। मोबाइल से अगर किसी को पैसा भेजोगे तो आप क्या करते हो, IMPS करते हो। एक होता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो अगर आप बैंक में जाओगे पैसा ट्रांसफ़र करने किसी खाते में 4-5 लाख रुपया, तो वो पूछेगा वैसे NEFT करना, RTGS करना है। तो ये टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, तो लिख सकते हो। तो स्टॉप कीजिएगा जरा इसको, ऑडियो को। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी में करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हम लैंग्वेज बोलेंगे एज इट इज़ वहाँ लिख के आ जाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि टैली किस लिए? अकाउंटिंग के लिए प्रयोग होता है। इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐप्स भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर में ऐप्स यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे टैली हो गया, तो ये सब क्या हो गए? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। स्टॉप करो। तो ये हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या हुए? विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम का संकलन हुए जिनके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप डायग्राम बना देंगे। जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये कि देखो भैया क्या है, सबसे पहले हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर बेसिक चीज़, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो डलती है। जैसे नया लैपटॉप खरीद गया है, वो क्या हुआ? हार्डवेयर हुआ। उसके ऊपर विंडो डालते हो, फिर उसके अंदर MS ऑफिस डाल दिया, वर्ड डाल दिया, फिर उसके ऊपर यूज़र होता है। ये डायग्राम सजा के आ जाओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि क्या होता है, ऐप्स होते हैं। एक कैटेगरी और होती है एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर ये छोटे छोटे ऐप्स होते हैं जो छोटी फंक्शनैलिटी के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे कैलकुलेटर होता नहीं होता मोबाइल, उसमें होता है कैलकुलेटर तुम्हारे क्या विंडो में CLC कैल्क होता है, कैलकुलेटर होता है। ये छोटे काम के लिए प्रयोग होते हैं। नोटपैड हो गया ऐसे, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर यहाँ जैसे अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया क्या होता है। जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लैपटॉप में डलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम, पहली बात तो समझो, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब लिखोगे तो किस कैटेगरी में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विंडो, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना काम ना हो सके। तो लिख दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और ये क्या करता है? देखो डायग्राम देखो, हार्डवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन, फिर यूज़र होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूज़र को एक इंटरफेस प्रदान करता है। हार्डवेयर के और एप्लीकेशन के बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र को एक इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस में सतह है जिस पर यूज़र काम कर सके। भाई विंडो ना डली हुई हो तो यूज़र काम कर लेगा? नहीं कर सकता। तो यह यूज़र को एक इंटरफेस प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर को किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। भाई विंडो हो गया, विंडो या एंड्रॉयड हो गया, सबसे पहले इंस्टॉल करोगे किसी भी डिवाइस में तो सबसे पहले इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो GUI और एक CUI। CUI क्या हो गया? कंसोल यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म याद रखनी है। CUI की होती है कंसोल यूजर इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो CI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें कमांड यूज़ होती है, कमांड के द्वारा काम करते हैं, वो सब क्या होते हैं? CUI। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप कमांड के द्वारा काम करेंगे वो क्या होगा? हमारे जो है CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे DOS, लिनक्स, ये हो गया। फिर है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये इसमें क्या होता है? जैसे कि ग्राफिक्स होती है, विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया, इनमें क्या होती है? ग्राफिक्स होती है। जिनमें ग्राफिक्स होगी वो क्या होंगे? हमारे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। तो जैसे बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम, एम्बेडेड, डेस्कटॉप, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, ये सब क्या होते हैं भैया? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक। फिर क्या होता है भैया? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? अलग कैटेगरी दे रखी है ऐसे। तो आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आए तो आप पहले ये देखो कि भैया क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर क्वेश्चन है आपके 5 नंबर का तो अल्टा पल्टी ठीक है, एक पेपर फ्रंट और बैक, इतना आप लिख सकते हो, पर्याप्त है आपके लिए। यदि क्वेश्चन आपका आया ज़्यादा नंबर का तो फिर आप देखो कि कितना आपको लिखना चाहिए। औखात से करो, डायग्राम बना के ज़्यादा है। एक स्केच पेन, मतलब मोटे हेडिंग वाला स्केच पेन लेना, स्केच नीले पेन से लिखना। फिर क्या है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कैटेगरी आ गया तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डायरेक्टली इंटरनेट जो है इनका प्रयोग बैकअप के लिए होता है कंपनियों में। जैसे बैकअप के लिए लगा दिया हमने तो जॉब जाती हैं, जॉब डेटा हो गया 1 2 3 ... इनका बैकअप होता है CPU के द्वारा।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, जैसे आपके एरोप्लेन नहीं उड़ते, एरोप्लेन में रियल टाइम का डेटा कैच करने के लिए प्रयोग होता है इनका। इन्हें RTOS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म ही आपको याद रखनी है। फिर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बारे में जितना याद है उतना लिख के आना है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर डिवाइस में इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि आपको कौन सी हार्डवेयर डिवाइस, जैसे आपका जो है कोई गाड़ी हो गई, ATM हो गया, ATM में कौन सा होता है? एम्बेडेड होता है। वॉशिंग मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन पूरी प्रोग्रामिंग वाली आ रही है। एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या होते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी डिवाइस में काम करते हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही है कौन कौन से होते हैं? विंडोज़, मैक, लिनक्स, ये डेस्कटॉप पे काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये रेलवे रिजर्वेशन में प्रयोग होते हैं, जिसका देयर इज़ नो सेंट्रल कंट्रोल, जिसका एरिया कंट्रोल नहीं होता, वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें टाइम शेयरिंग का फीचर होता है। टाइम शेयरिंग फीचर क्या होता है भैया? जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 फाइलें लगाई डाउनलोडिंग के लिए, तो 10 फाइलें क्या होंगी? 10 की 10 साथ बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन होता क्या है? वो डाउनलोड कैसे होती हैं? वो ऐसे डाउनलोड होती है। देखो, पहली फाइल डाउनलोड हो रही है इतनी, ये 700 MB तक की है, दूसरी 500 MB तक की है, फिर ये 800 MB तक की है। तो थोड़ी सी ये डाउनलोड होगी, फिर CPU इधर आ जाती है, थोड़ी सी ये होगी, फिर थोड़ी सी ये होगी। यूज़र को लगेगा सब एक साथ हो रही है, लेकिन ना, स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसे होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जो जैसे लैब वैब में लगा देते हैं, ऐसे काम होते हैं। तो फिर क्या है हमारा अगला टॉपिक है डॉस तथा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। इतना बड़ा हमने क्वेश्चन लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम का, अपने आप औकात के अनुसार लिखिए जितना नंबर का है, ज़्यादा मत लिखिए। फिर है आपका डॉस तथा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस और यूनिक्स दोनों ही क्या होते हैं? CUI पर होते हैं। CUI यानी ग्राफिक्स में होती है, इनमें कमांड के द्वारा काम होता है, किसमें? डॉस में और यूनिक्स में। दोनों CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डायग्राम है, डायग्राम जैसे हमने बताया बनवाया है कॉपी में, वहाँ बनाओगे, इस डायग्राम को बना लेंगे। सबसे ऊपर नीचे क्या होता है? हार्डवेयर, उसके ऊपर क्या होता है? कर्नल, फिर सेल, फिर आपकी हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें ये पूछा जाता है, ऐसे ये है कर्नल क्या करता है? कर्नल ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के सबसे नज़दीक होता है। और कर्नल किसे इंटरफेस देता है? अपने ऊपर वाले को, सेल को इंटरफेस देता है। सेल किसे देता है? यूज़र को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आप डायग्राम एक बना के आ जाएंगे। यही बातें हमने इसमें लिखवा दी हैं कॉपी में। कर्नल क्या होता है? कर्नल एक ऐसा महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है? सपोर्ट देता है, किसको? हार्डवेयर को सपोर्ट देता है। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को इंटरफेस प्रदान करता है। सेल भी 3 प्रकार के सेल होते हैं। फिर से वही बात, जितना औखात, जितना क्वेश्चन थ्योरी मांगा उतनी लिख के आइएगा। C सेल, कॉर्न सेल, वेस्ट सेल। C सेल को CSS द्वारा दर्शाया जाता है। इसे बनाया किसने? बर्कले यूनिवर्सिटी में बना था, बिल जॉय ने इसको बनाया था। ये टिक मार ही पूछ सकता है, ये किसने बनाया था? इसको बिल जॉय ने बनाया था। कॉर्न सेल को KSS कहते हैं, डेविड कॉर्न ने बनाया था। BASS को कहते हैं, फुल फॉर्म है बॉर्न अगेन सेल। यह सेल C सेल तथा कॉर्न सेल की फीचर से मिलकर बनता है। यूनिक्स की कुछ कमांड है। कमांड कैसे काम होती है? LS कमांड क्या करती है? ये डायरेक्टरी की लिस्ट दे देती है कि कौन कौन सी डायरेक्टरी हैं इसके अंदर। PS कमांड के द्वारा हम प्रोसेस स्टेट, किसी प्रोसेस की अवस्था चेक कर सकते हैं। कैट कमांड के द्वारा हम किसी बनी हुई फाइल का डेटा देख सकते हैं। इफ़ को अनपिक कमांड के द्वारा हम IP एड्रेस देख सकते हैं। तो ये तो हो गया अब यूनिक्स। अब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस पूछ ले, डॉस से हम क्या समझते हैं? डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले फुल फॉर्म याद रखना, डिस्क ऑपरेटिंग। तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और CUI आधारित है, ग्राफिक्स इसमें नहीं होती है। डायग्राम देखो, इसमें क्या है? हार्डवेयर है, कर्नल है, सेल है। तो इसमें ये क्या है? जो कमांड सेल के अंदर उपस्थित होती हैं, सेल के अंदर होती हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनल कमांड, और जो नहीं होती सेल के अंदर उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल कमांड। सीधी सी बात देखो। तो इसमें लिखवा दिया हार्डवेयर, कर्नल, सेल, दो सी कमांड होती है, इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड में ये डेट कमांड से डेट चेक कर सकते हैं, ये पूरा सिंटैक्स दे रखा है, इसके बाद डेट चेक कर सकते हैं। ऐसे स्क्रीन बन के आती है, ऐसी डेट लिखा तो डेट आ जाती है, ये दे रखा पूरा। टाइम ऐसी लिखा, ये स्क्रीन बन के आती है, सी प्रॉम्प्ट बन के आता है। टाइम मारा, एंटर मारा तो टाइम आ गया कि आपका करंट टाइम ये है। वो VL से वॉल्यूम चेक होता है, CLS से स्क्रीन क्लियर होती है, DIR से डायरेक्टरी चेक करते हैं, CD से मतलब चेंज डायरेक्टरी, अब डायरेक्टरी करनी है, चेंज करनी है। तो जितनी कमांड वैसे याद है उतनी लिख के आइएगा, ज़रूरी सबको आप लपेटो।
फिर है एक्सटर्नल कमांड। ये कौन सी कमांड होती है? ये कमांड एक्सटर्नल कमांड कौन सी होती है? ये कमांड सेल में उपस्थित नहीं होती, सेल के बाहर उपस्थित होती हैं। तो जैसे फॉर्मेट हो गया, लेवल हो गया, फॉर्मेट कमांड से हम डिस्क ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, या पेन ड्राइव को डिलीट उड़ा सकते हैं। तो इससे लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है। फिर क्या है? लेवल कमांड के द्वारा लेवल चेक कर सकते हैं, ट्री के द्वारा ट्री देख सकते हैं। फिर वही विंडो ऑपरेटिंग में माउस की सेटिंग कैसे करोगे, वर्णन करो। तो माउस की सेटिंग कैसे करोगे भैया? तो ये स्टेप दे रखे हैं कि माउस की सेटिंग कैसे करेंगे। तो ये स्टेप हैं, तो इन्हें आप अगर याद हो तो कर लीजिए, तो कोई बात नहीं है। कि जैसे कि विंडो प्लस आर की दबाई तो रन का डायलॉग्स आ गया। अब रन का डायलॉग्स ओपन हो गया तो भैया उसमें कंट्रोल लिखो, कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। कंट्रोल पैनल में क्या होता है? माउस का विकल्प होता है। जब माउस के विकल्प की आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, चयन करेंगे माउस का, तो प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन होती है। अब प्रॉपर्टी विंडो में क्या करोगे भैया? बटन टैब पर आप क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो स्पीड को स्लो फास्ट कर सकते हैं वहाँ से। ये बातें बता रखी हैं। फिर क्या है? विंडो कंप्यूटर में माउस का स्टेटस किस प्रकार चेक करोगे? तो वही रखा है, माउस का स्टेटस किस प्रकार चेक करोगे। तो अभी जो स्टेप सेम है कि कंट्रोल पैनल ओपन कर लो पहले तो, और उसके बाद माउस का चयन कर लो, प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन कर लो, उसके बाद हार्डवेयर टैब पे जा करके क्लिक करो, तो माउस का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि माउस वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है। अब कीबोर्ड की स्पीड कैसे करेंगे? तो वही बात है, पहले तो कंट्रोल पैनल ओपन कर लोगे। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे कीबोर्ड की ओपन, और कीबोर्ड की प्रॉपर्टी में स्पीड चेक कर सकते हैं। कॉमन से स्टेप, हर जगह कॉमन से स्टेप हैं। कुछ डायग्राम जैसे ये है, कीबोर्ड की प्रॉपर्टी ओपन करते हैं तो ये आ जाता है कैरेक्टर रिपीट करने के लिए, कर्सर बिलिंग रेट, ये सब सेट कर सकते हैं। फिर आपका कि विंडो कंप्यूटर में कीबोर्ड की स्टेटस कैसे चेक करेंगे? तो वही क्वेश्चन उसी जैसा हो गया। फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट और टाइम कैसे चेंज करोगे? तो डेट टाइम चेंज करने का भैया कि वही राइट क्लिक कर लेंगे भैया, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे भैया, और उसमें कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन होती है और विंडो में डेट और टाइम का विकल्प चयन करेंगे। तो डेट और टाइम की विंडो ओपन होती है और मौजूदा जो विंडो होगी उसमें इस तरह की बन का आएगा, तो आप चेंज कर सकते हैं वहाँ से, डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर का। फिर किसी कंप्यूटर में पॉइंटर को प्रिंटर को ऐड रिमूव कैसे करोगे? तो भैया कंट्रोल पैनल ओपन कर लो, प्रिंटर उस पर क्लिक कर दो, और न्यू प्रिंटर, जब प्रिंटर डिवाइस और प्रिंटर की विंडो ओपन होती है उसमें क्या करोगे भैया? नया प्रिंटर ऐड करो। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं, खाली नहीं छोड़ के आनी है, कुछ ना लिख के आनी है, कुछ ना लिख के इसमें आओगे। तो ये तो एक बेसिक सा हुआ कि जो क्वेश्चन है थियोरेटिकल आपको करने हैं, शौक कीजिएगा इसको।